Yes, you all are welcome in this period. The topic is the parliamentary government, why and how. We were discussing about this topic previous day, and perhaps you have remembered about the definition of legislature, that is called parliament. What is legislature? And today, government. First word was parliamentary, parliament, and second word is government today. Yesterday that was parliamentary to parliament, and today is government. So it is a definition of government, the group of people who rule or control the country. Or a government is the system or group of people governing an organized community, generally a country or a state. It is the definition of government. मतलब यह निर्वाचित लोगों की ऐसी सभा, कल मैंने बताया था निर्वाचित लोगों का समूह जिसके द्वारा नियम बनाए जाते हैं। निर्वाचित लोगों का समूह जिसके द्वारा नियम बनाए जाते हैं वो सामूहिक रूप से लेजिस्लेचर के रूप में जाना जाता है। किंतु अब मैं कह रहा हूं कि निर्वाचित लोगों का ऐसा समूह जो देश को गवर्न करता है, देश को शासित करता है। इट इज ए representative collection of representatives who govern over the country, that is called government, who rule over the country, that is called government. Now government, there are three parts of government. One is legislature, legislature. Next one is executive. And rest is judiciary. It is legislature. In India, legislature we known as parliament. Parliament. And executive, who execute all laws which prepared by legislature. क्लियर? इसका कार्य है नियम बनाना, इसका कार्य है टू एग्जीक्यूट, इसको क्या करना, लागू करना, और इसका कार्य है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ये इस दोनों के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट मैटर्स आता है, वैसी स्थिति में इसका निराकरण ये जुडिशियरी करता है। भारत का जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है सरकार का। ठीक है, अब जो है तीनों को हम बेसिकली डिफिनीशन में जान चुके हैं। विधान बनाने वाला विधायिका, उसको लागू करने वाला कार्यपालिका, और दोनों के बीच में किसी प्रकार का यदि विवाद होता है, कंफ्लिक्ट मैटर आता है या कोई और कंफ्यूजन रहता है,
वाद विवाद की स्थिति रहती है तो समस्या का निराकरण करने के लिए जुडिशियरी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसको हम लोग विधायिका कहते हैं। विधायिका। अब इसी को हम लोग भारत में संसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कार्यपालिका। और इसको कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कल थोड़ा स्पष्ट भी किया था। अब देखिए कि विधायिका के जो है दो भाग हैं। ठीक है, एक को कहते हैं अपर हाउस और दूसरे को कहते हैं लोअर हाउस। ये अपर हाउस को हम लोग हाउस ऑफ काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसिल के नाम से। ठीक है ना, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, राज्यसभा। ठीक है ना, हिंदी में इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसकी संख्या जो है, जो कल मैंने बताया था 245, इसके सदस्यों की संख्या 245, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसकी 250 तक की है, किंतु अभी 245 है। और इसमें जो है लोअर हाउस जो है इसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपुल। इसी को हम लोग लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग निम्न सदन के रूप में जानते हैं। निम्न सदन। इसमें हमने बताया था कल 550 तक इसका मैक्सिमम, 552 तक संख्या है। इसका स्ट्रेंथ, किंतु 545 ही है वर्तमान में। और इसमें 543 पर चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से होता है। और 2 जो होता है +2, ये जो है नॉमिनेट होता है। नॉमिनेट होता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब पहला प्रश्न है इसमें कि इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या है। और उससे भी पहले हमको जानने की आवश्यकता है कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है।
फिर इसके सदस्यों के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या है, योग्यताएं क्या है, आयु सीमा क्या है, आदि आदि। तो इसमें चुनाव के बारे में, राज्यसभा के चुनाव के सदस्यों के चुनाव के बारे में बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उससे बिल्कुल भिन्न होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव में सबको पता है कि ऑल दोज पीपुल्स हु आर एटलीस्ट 18 years old and Indians, they all are entitled to give the vote and elect to their representatives of their surroundings areas or constituencies. It is already clear, but the matter is about the member of upper house, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। याद रखेंगे, इसके सदस्यों का चुनाव दो पद्धति से होता है। एक प्रोपोर्शनल मेथड्स होता है और एक होता है वो जो है एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जब आगे हम चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक में है। ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ये सामान्य जानकारी हर किसी को रहना चाहिए इस सिस्टम के बारे में, तो इसलिए भी जानना ये जरूरी है। तो इसके सदस्यों का चुनाव इस दो माध्यम से होता है, प्रोपोर्शनल मेथड से और एकल संक्रमण पद्धति से। ये प्रोपोर्शनल मेथड्स क्या है, एकल संक्रमण पद्धति क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा किस विधि से होता है। इसमें प्रत्येक राज्य की जो राज्यसभा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य यानी एमएलएज, तो ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एमएलए, यानी वह निर्भर करता है कि उस राज्य में कितने विधायक हैं, उस राज्य की कितनी जनसंख्या है। तो राज्य के विधायकों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या में विभाजित करने के बाद जो भागफल आता है उसके लिए कैलकुलेशन है, और राष्ट्रपति के चुनाव में हम आपको स्पष्ट क्लियर करेंगे। तो एक एमएलए के द्वारा होता है, इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। याद रखेंगे कि अपर हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अपर हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और यह फुल्ली परमानेंट सदन है, हाउस है। यह पूर्ण रूप से परमानेंट हाउस है। इसको बीच में कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोअर हाउस में ऐसी बात नहीं है। इसके सदस्यों, यह एक अस्थायी सदन है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बीच में भी डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इसीलिए इसको नॉन परमानेंट हाउस के नाम से हम जानते हैं। और इसके बाद क्या है कि अगल बगल में लगता है कि कोई मंदिर में कुछ गाना बजाना हो रहा है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, हम लोग समय बदल सकते हैं, ये हो सकता है। तो लोअर हाउस के सदस्यों का जो 543 सदस्यों का चुनाव होता है, यह भारत के आम नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हैं कम से कम, वो अधिकृत होते हैं अपने अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव के लिए। हम आगे चर्चा करेंगे कि अपर हाउस और लोअर हाउस
दोनों का समान महत्व है। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों का समान महत्व है, लेकिन कुछ मामले में लगेगा कि अपर हाउस ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ मामले में लगेगा कि नहीं, लोअर हाउस ही बहुत पावरफुल है इन द कंपैरिजन ऑफ अपर हाउस। तो जब हम लोग दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इसको डिटेल्स में बताएंगे कि कहाँ किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहाँ किसका इंपॉर्टेंस कम है। तो इस तरह से हम लोग अपर हाउस लोअर हाउस, तो अपर हाउस के सदस्यों का चुनाव दो माध्यम से होता है, प्रोपोर्शनल मेथड से, आनुपातिक विधि से, और दूसरा जो एकल संख्यक पद्धति से द्वारा, जो प्रेफरेंस के आधार पर होता है। तो और 12 से सदस्यों का मनोनयन जो होता है वह है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब मनोनयन होता है, याद रखेंगे चुनाव और मनोनयन दोनों दो चीजें अलग अलग है, इसीलिए शब्द को आप नॉमिनेट और इलेक्ट दोनों दो बहुत अलग अलग शब्द है, उसके नामकरण को आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कभी कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न कर देता है, जैसे यस हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन अपर हाउस। बच्चे तुरंत हाथ उठाते हैं, बोलते हैं यस सर 12 मेंबर्स। अब कल्पना कीजिए कि आपने बिना ध्यान रखे बोल दिया। ये राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट थोड़े किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसमें दोनों के बीच के पावर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि दोनों का अधिकार कार्य क्षेत्र क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, और फिर उसके बाद क्योंकि दोनों इसमें संसद के दोनों सदन, ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों का महत्व लगभग बराबर है। किसी खास क्षेत्र में, मामले में किसी खास सदन का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, किसी खास का कुछ कम होता है, किंतु दोनों का ओवरऑल समान वेट होता है, समान पावर होता है, समान अधिकार होता है। तो अगले दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे डिटेल्स में। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।